हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डी कॉर्टिकेट एंड डी सेरेब्रेट रिजिडिटी। अब रिजिडिटी होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिजिडिटी इज अ कंडीशन ऑफ हाइपरटोनिया। ठीक है, हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया क्या होता है? इंक्रीज टोन, एज नेम शोज हाइपरटोनिया। तो टोन मतलब टोन इंक्रीज हो गई है, राइट? इंक्रीज्ड टोन। अब टोन किस वजह से होती है? टोन होती है, हमने लास्ट वीडियोस में मसल स्पिंडल पढ़ा है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स पढ़ा है, तो उसमें आपको पता होगा गामा डिस्चार्ज होता है, गामा मोटर न्यूरॉन सप्लाइंग द मसल स्पिंडल, इंक्रीजिंग द अल्फा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज, राइट? तो टोन जो होता है, टोन किस वजह से होता है? हमारे हायर सेंटर्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार गामा डिस्चार्ज कराते रहते हैं। ठीक है, तो उस गामा डिस्चार्ज की वजह से, गामा डिस्चार्ज की वजह से हमारी मसल्स में टोन होती है। होता क्या है टोन? टोन इज अ लो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन आवर मसल एट रेस्टिंग स्टेट। ओके, जब हमारी रेस्टिंग स्टेट पे मसल्स होती हैं तब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा प्रेजेंट होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे मसल्स में बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होता, जब हम जाग जाते हैं तो रेजिस्टेंस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेटिकुलर एरिया होता है हमारी ब्रेन में जो ये रोल निभा रहा होता है, टोन मेंटेन कर रहा होता है। रेटिकुलर एरिया से सिग्नल कट हो जाता है जब हम सो जाते हैं, राइट? वो हम स्लीप में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोन जो है नथिंग बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ गामा डिस्चार्ज। गामा डिस्चार्ज हमारे जो हायर सेंटर्स हैं वो कुछ डिस्चार्ज सेंड करते रहते हैं। जैसे ये डिस्चार्ज है, हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। तो बेसिकली कुछ स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज सेंड करते हैं जो साइनेप्स करते हैं गामा मोटर न्यूरॉन पे। अब गामा डिस्चार्ज की वजह से हमारे मसल टोन होती है, राइट? टोन जब बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिया। अब हाइपरटोनिया कैन बी रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी। एस फॉर स्पास्टिसिटी, एस फॉर सिंगल ग्रुप ऑफ मसल। अगर सिंगल ग्रुप है तो उसे बोलेंगे स्पास्टिसिटी, अगर मल्टीपल ग्रुप इन्वॉल्व है उसे बोलेंगे रिजिडिटी, राइट? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, इस वीडियो में हमें पता होना चाहिए कि डी कॉर्टिकेट और डी सेरेब्रेट के मीनिंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है, क्यों हुआ ऐसा, और क्या क्या सिम्टम्स हैं। बस ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, राइट? तो उसके लिए हमें जानना है कि आखिर हमारे कौन से ब्रेन एरियाज हैं, सीएनएस रिलेटेड एरियाज हैं जो ये रोल निभा रहे हैं। ठीक है, अब हु रेगुलेट्स दिस टोन? ओके, तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हमें पता है दिस इज द सेरिब्रम, दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज बोन्स, दिस इज मेडुला, राइट? एंड दिस इज स्पाइनल कोड। ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कौन से सेंटर्स। सो हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, वो होता है पोन्स से मेडुला तक स्प्रेड होता है डिफ्यूजली, राइट? अब पोन्स से मेडुला, तो जो पोन्स में एरिया होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन का, उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटरी रेटिकुलर एरिया। फैसिलिटेटरी क्यों? क्योंकि यही एरिया है जो डिसेंडिंग पाथवे से गामा डिस्चार्ज को बढ़ाता है। फैसिलिटेटरी एरिया इंक्रीजिंग द टोन। ठीक है, इसी के नीचे वाला जो रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया है प्रेजेंट इन मेडुला, दैट इज अ इनहिबिटरी एरिया। तो इसे हम इनहिबिटरी एरिया बोलेंगे, जो मेडुला में प्रेजेंट होता है। ये इसे इनहिबिट कर रहा होता है, मतलब डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इनहिबिट, डिक्रीजेस द गामा डिस्चार्ज। ठीक है, तो इनहिबिटरी एरिया जो है वो डिक्रीजेस द गामा डिस्चार्ज, फाइन। और जो फैसिलिटेटरी एरिया है विच इंक्रीजेस द गामा डिस्चार्ज, अल्टीमेटली ये कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज। तो इसको भी हम लेबल कर लेते हैं इनहिबिटरी रेटिकुलर एरिया। तो फैसिलिटेटरी रेटिकुलर एरिया और इनहिबिटरी रेटिकुलर एरिया डायरेक्टली गामा डिस्चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग होता है एक वेस्टिबुलर एपरेटस। हमें पता है यहाँ वेस्टिबुलर एरिया होता है ब्रेन स्टेम मेडुला में। अब वेस्टिबुलर एरिया का क्या काम है? इट इंक्रीजेस द अल्फा डिस्चार्ज। अल्फा डिस्चार्ज बढ़ाता है ये, और किसका बढ़ाता है? एक्सटेंसर्स का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, हम वेस्टिबुलर जो एरिया है वो पोस्चर बैलेंस से रिलेटेड है। तो बैलेंस से रिलेटेड हमारी कौन सी? एंटी ग्रेविटी मसल्स काम करेंगी। तो एंटी ग्रेविटी मसल्स का अल्फा डिस्चार्ज बढ़ाता है वेस्टिबुलर एरिया। ठीक है, तो ये एरियाज हैं जो
एक्सटेंसर्स का डिस्चार्ज बढ़ाते हैं, गामा डिस्चार्ज एंड अल्फा डिस्चार्ज। लास्ट इज यहाँ पे रेड न्यूक्लियस मिड ब्रेन में, ठीक है, रेड न्यूक्लियस। अब रेड न्यूक्लियस जो है वो फ्लेक्सस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टिल थोरेसिक लेवल, ठीक है। ये हायर सेंटर समझ आ गए। उसके बाद बहुत सारे हायर सेंटर्स हैं जैसे कॉर्टेक्स। अब जहाँ जहाँ मैं सिर्फ हम यहाँ इंटरेक्शन नहीं देखेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो हम सिर्फ एरियाज देख लेते हैं एक बार कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। तो जहाँ में माइनस साइन है वहाँ टोन को इन्फ्लुएंस करते हैं नेगेटिवली, इनहिबिशन। तो कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स भी नेगेटिव इनहिबिशन करता है एंड सेरिबैलम भी, ठीक है। और यहाँ बेसल गैंग्लिया है वो भी, ओके। तो कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, सेरिबैलम, ये सब क्या करते हैं, हायर सेंटर्स हैं, हायर सेंटर्स जो नीचे इन्फ्लुएंसेस भेजते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, मतलब इनहिबिट कर रहे होते हैं टोन को, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम देखेंगे। अभी के लिए जस्ट रफली समझ के देखो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऊपर अथॉरिटी बैठी होती है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव टीम को क्या कर रही होती है, इनहिबिशन कर रही होती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि जो हायर सेंटर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा रोक टोक करते हैं, राइट। तो यहाँ भी हमारे हायर सेंटर्स जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं ताकि हम कुछ गलत ना करें। और जो ब्रेन स्टेम में एग्जीक्यूटिव एरिया बैठा है वो बेसिकली रेगुलेट करता है हमारी टोन, ओके। तो इस इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये इंटरेक्ट कैसे कर रहे होते हैं। अगर ये इंटरेक्शन समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रिजिडिटी क्यों हुई, ओके। तो लेट्स सी दैट इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्टेक्स है, फाइन, कॉर्टेक्स, देन सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर हमारे बेसल गैंग्लिया, ओके। यहाँ पे हमारे सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक बेसल गैंग्लिया, फाइन। देन मिड ब्रेन में वी हैव रेड न्यूक्लियस, पोन्स में वी हैव फैसिलिटेटरी एरिया एंड मेडुला में वी हैव इनहिबिटरी एरिया। तो इन दोनों का इंटरेक्शन डिसाइड करेगा, इन दोनों का, कि हमारा गामा डिस्चार्ज जो है वो कैसा होगा। समझ में आई। तो फैसिलिटेटरी एरिया जो है वो गामा डिस्चार्ज को बढ़ाता है और इनहिबिटरी एरिया जो है उसे कम करता है, ठीक है। तो गामा डिस्चार्ज, एक्सटेंसिव मसल्स का गामा डिस्चार्ज और अल्फा डिस्चार्ज की हम यहाँ बात करेंगे। और ऑन द अदर हैंड फ्लेक्सस मसल के अल्फा डिस्चार्ज की हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि हायर जो सेंटर्स हैं वो इन तीनों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ओके। तो आपको ये समझ आया। ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया ये फैसिलिटेटरी रेटिकुलर एरिया, दिस वन, जो कि उसे स्टिमुलेट कर रहा था। तो फैसिलिटेटरी एरिया जो है वो इसे गामा डिस्चार्ज को बढ़ाएगा, ठीक है, और इनहिबिटरी एरिया उसे कम करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब हमें जानना है कि ऊपर के जो ये हायर सेंटर्स हैं ये इस पे क्या इन्फ्लुएंस डालते हैं, इन दोनों सेंटर्स पे, तभी पता चलेगा कि टोन आखिर होती क्या है। तो कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स विद बेसल गैंग्लिया, ठीक है, एंड विद सेरिबैलम, यहाँ पे सेरिबैलम भी लिख लेते हैं हम, सेरिबैलम, विद सेरिबैलम, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करते हैं इनहिबिटरी रेटिकुलर एरिया को नॉर्मली, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और हायर सेंटर ये स्टिमुलेट कर रहे हैं इनहिबिटरी रेटिकुलर एरिया को, ठीक है। तो इसका मतलब ये टोन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, फाइन, समझ आया। और फैसिलिटेटरी एरिया जो है, फैसिलिटेटरी एरिया इंक्रीज करता है टोन को, ठीक है, फैसिलिटेटरी एरिया इंक्रीज करेगा टोन को, फैसिलिटेटरी एरिया, ठीक है। समझ आया यहाँ तक कि फैसिलिटेटरी बढ़ाएगा भाई, इनहिबिटरी रिड्यूस करेगा, लेकिन इनहिबिटरी को बढ़ाने वाले कौन है, हायर सेंटर सर, पहली बात गामा डिस्चार्ज, ठीक है। दूसरी बात है वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर एरिया जो है वो क्या करेगा, अल्फा डिस्चार्ज को बढ़ाएगा, ठीक है, अल्फा डिस्चार्ज एक्सटेंशन के बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बैलेंस कराना है। तो एक्सटेंसिव मसल्स का अल्फा डिस्चार्ज वेस्टिबुल बढ़ाएगा और जो फैसिलिटेटरी एरिया ये इसका साथ देगा, इसमें इसे स्टिमुलेट करेगा। तो जो वेस्टिबुलर एरिया है वो फैसिलिटेटरी रेटिकुलर एरिया के साथ मिलके और अल्फा बढ़ाता है, अल्फा डिस्चार्ज बढ़ाता है। अब हमें पता है कि एक मसल है उसमें अल्फा डिस्चार्ज भी बढ़ेगा, गामा डिस्चार्ज भी बढ़ेगा, तो उसकी ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेंसर की एक्टिविटी बढ़ जाती है नॉर्मली इस तरीके से। तो अगर आपको एक्सटेंसर मसल्स के बारे में जानना है तो सिर्फ यही इंट्रैक्शन है, एक्सटेंसिव मसल्स, एंटी ग्रेविटी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है,
ठीक है, तो फैसिलिटेट एरिया इंक्रीजिंग दैट, इनहिबिटरी एरिया डिक्रीजिंग दैट, ठीक है, गामा डिस्चार्ज। एंड ऑल द हायर सेंटर्स दे स्टिमुलेट द इनहिबिटरी एरिया, मतलब क्या करते हैं वो इनहिबिशन कर रहे होते हैं, हायर सेंटर जितने भी हैं वो इनहिबिट कर रहे होते हैं, और जो हमारे ब्रेन स्टेम में फैसिलिटेटरी एरिया है वो टोन को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है गामा डिस्चार्ज को, ठीक है। सिर्फ इतना समझ लो ताकि हमें पता चले बाद में रिजिडिटी क्यों हुई, ओके। दूसरी, ऑन द अदर हैंड जो मिड ब्रेन में हमारा रेड न्यूक्लियस है, उसका क्या काम है, वो डायरेक्टली इंक्रीज करता है अल्फा मोटर डिस्चार्ज ऑफ फ्लैक्सर मसल, फ्लैक्सर मसल्स का अल्फा मोटर डिस्चार्ज, मतलब रेड न्यूक्लियस जो है वो स्टिमुलेट करेगा फ्लैक्सस मसल्स को, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ स्टिमुलेट कर रहा होता है थोरेसिक लेवल पे, ये बात ध्यान रखना, थोरेसिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोरेसिक लेवल तक, ओके। और एक तो हुआ ये, अब फ्लैक्सस को कौन कौन अफेक्ट करता है, एक तो हो गया सीधा रेड न्यूक्लियस, भाई इंप्रूव करता है, राइट, और दूसरा होता है कॉर्टेक्स, यहाँ पे सेरिबेलम नहीं है अब, ठीक है, सेरिबेलम हो चुका, नहीं तो हम इसे सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे सेरिबेलम, ये हो गया हमारा अलग से, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कॉर्टेक्स अगेन, कोर्टिको, ये कौन से पाथवे हो गए, कोर्टिको बल्बर, ठीक है, और कोर्टिको स्पाइनल, ये कोर्टिको स्पाइनल है, कोर्टिको स्पाइनल, कोर्टिकोस्पाइनल जो पाथवे हैं ये भी सेम चीज कर रहे होते हैं, अल्फा मोटर एक्टिविटी बढ़ा रहे होते हैं। तो कोर्टिकोस्पाइनल ने, और ये कौन से हैं हमारे, र्यूब्रोस्पाइनल, रेड न्यूक्लियस से स्पाइनल, तो ये हो गए हमारे र्यूब्रोस्पाइनल, र्यूब्रोस्पाइनल, तो ये दोनों ही फ्लैक्सर मसल्स को बढ़ाएंगे। इतना पॉइंट क्लियर है कि गामा को बढ़ा रहा है हमारा रेटिकुलर एरिया, सिर्फ फैसिलिटेटरी, ठीक है, क्योंकि इनहिबिशन का काम कर रहे होते हैं हायर सेंटर, और हमारी फ्लैक्सर मसल्स को बढ़ा रहे हैं दो ट्रैक, रेड न्यूक्लियस से डायरेक्टली और कॉर्टेक्स से डायरेक्टली, कोर्टिकोस्पाइनल और र्यूब्रोस्पाइनल। समझ आया इतना। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की, कि आखिर ट्रांजैक्शन किस लेवल पे किया है कि हमारी रिजिडिटी हो गई, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर किस लेवल पे ट्रांजैक्शन हुई, ओके। तो पहले है डीसेरिब्रेट होती है जस्ट बिलो रेड न्यूक्लियस, यहाँ पे मिड ब्रेन के लेवल पे इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं मिड कोलिक्यूलर लेवल पे ट्रांजैक्शन होती है, जिसे हम बोलेंगे डीसेरिब्रेट, ठीक है। तो हमने मिड ब्रेन के फंक्शंस जानने के लिए मिड ब्रेन में सुपीरियर कॉलिक्युलस के जस्ट नीचे हमने ट्रांजैक्शन किया और देखा कि क्या हुआ आखिर, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम मिड कोलिक्युलर ट्रांजैक्शन। अब देखो हमने फंक्शंस पढ़ लिए, ठीक है। अब हमने ट्रांजैक्शन कहाँ कर दी, ऊपर के सारे एरियाज को कट कर दिया। तो अब ध्यान से देखो कि क्या क्या कट हुआ है, ओके। तो इनहिबिशन कट हो गया यहाँ पे, तो इनहिबिटरी एरिया का रोल कम हो जाएगा, है ना। कॉर्टेक्स वाज स्टिमुलेटिंग दिस एरिया, इनहिबिटरी एरिया, तो क्या हुआ, इनहिबिशन कम हो गया, इनहिबिशन टू गामा डिस्चार्ज कम हो गया भाई, ठीक है। तो इसकी वजह से फैसिलिटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज फैसिलिटेशन ऑफ गामा डिस्चार्ज, पहली बात तो ये, ठीक है। अब गामा डिस्चार्ज का फैसिलिटेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स गामा डिस्चार्ज बढ़ रहा है। ध्यान से देखना कि फैसिलिटेशन बढ़ रहा है, ये इनहिबिशन कम हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट थिंग। दूसरा क्यों, क्योंकि जो फैसिलिटेटिव एरिया है वो हमारे सोमैटिक सेंटर्स, जो हमारे असेंडिंग पाथवे से भी स्टिमुलेशन लेता रहता है। जो हमारे असेंडिंग पाथवेज हैं दे कीप ऑन स्टिमुलेटिंग द फैसिलिटेटिव एरिया, ताकि गामा डिस्चार्ज होता रहे। जो फैसिलिटेटिव एरिया वो हमेशा डिस्चार्ज करता रहता है, इनहिबिटरी एरिया सिर्फ जरूरत पड़ने पर डिस्चार्ज करता है। तो हमेशा फैसिलिटेशन ही बढ़ती जाएगी, इनहिबिशन कम होगी तो, ओके। तो इतना समझ आया कि फैसिलिटेशन बढ़ रही है मतलब गामा डिस्चार्ज बढ़ रहा है। तो फैसिलिटेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ये गामा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, एक्सटेंशन का गामा डिस्चार्ज बढ़ेगा तो अल्फा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, फर्स्ट थिंग। तो इसी की वजह से अल्फा डिस्चार्ज बढ़ गया, ओके फाइन। दूसरी साइड वेस्टिबुलर एरिया, फैसिलिटेटिव एरिया वेस्टिबुलर एरिया के साथ मिलकर अगेन इट विल इंक्रीज द अल्फा डिस्चार्ज।
ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, गामा डिस्चार्ज, अल्फा डिस्चार्ज बढ़ गए हैं, ये 3 कंडीशन हुई है। ठीक है, गामा डिस्चार्ज बढ़ा है जिसकी वजह से अल्फा डिस्चार्ज बढ़ा है, और वेस्टिबुलर एरिया की वजह से अगेन अल्फा मोटर का भी डिस्चार्ज बढ़ा है। तो अल्टीमेटली किसकी एक्टिविटी बढ़ी है, एक्सटेंसर मसल्स की एक्टिविटी बढ़ी है। ये तो पॉइंट क्लियर है कि एक्सटेंसर मसल्स की एक्टिविटी बढ़ी है वेस्टिबुलर और फैसिलिटेटर न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, बच गया ये ट्रैक। अब ये ट्रैक जो है हमारा सारा कट है, ये दोनों ही फाइबर कट है। ठीक है, तो फ्लैक्सस की एक्टिविटी नहीं होगी, थोरैसिक तक फ्लैक्सर की एक्टिविटी नहीं होगी, ये सिर्फ थोरैसिक तक है। ठीक है, तो फ्लैक्सस डिक्रीज एंड एक्सटेंसस इंक्रीज। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी जिसमें सारी एक्सटेंसस एक्टिवेटेड हैं। तो अगर हम डीसेरिब्रेट रिजिडिटी को लिखें तो जो लीजन है वो मिड कोलिक्यूलर लीजन, मिड कोलिक्यूलर लीजन। ठीक है, और एक्सटेंसस एक्टिवेट हो रही है। एक्सटेंसस एक्टिवेट हो रही है मतलब कहाँ कहाँ की, हेड एंड नेक, हेड एंड नेक पे एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, अपर एंड लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब पे एक्सटेंशन हो रही है। ये देखो बाहर की तरफ प्रोनेशन और एक्सटेंशन हो जाएगी। ये देखो लिम्ब्स में यहाँ एक्सटेंशन हो रही है, लोअर लिम्ब्स में एक्सटेंशन हो रही है, तो पूरी बॉडी एक्सटेंशन में चली जाएगी। ये भी एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, हेड एंड नेक एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में एक्सटेंशन हो जाएगा हर जगह। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी है जो कि हर जगह है एक्सटेंसिवली, सिर्फ एक्सटेंसस एक्टिवेट है, फ्लैक्सस एक्टिवेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनहिबिशन है वो रिमूव हो गया, रिलीज हो गया, जिसकी वजह से फैसिलिटेशन हो रहा है। ठीक है, फैसिलिटेशन लीड्स टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसस, दैट इज डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट डीकॉर्टिकेट। अब वो क्या होता है, डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी क्या हुआ, उसकी प्रेजेंटेशन डिफर क्यों है। पहले तो ये देखते हैं डीकॉर्टिकेट होता क्या है। कहाँ लीजन दिया हमने, हमें जानना था कि कोर्टेक्स का आखिर फंक्शन क्या है रिगार्डिंग टोन। तो हम अगर रेड न्यूक्लियस के ऊपर हम कट सेक्शन देंगे तो ट्रांजैक्शन एट द सबकॉर्टिकल लेवल। ठीक है, आपको हर बुक में अलग अलग मिलेगी, ये आप बोल सकते हो कि अबोव मिड ब्रेन। ठीक है, अबोव मिड ब्रेन मतलब हमने सिर्फ कॉर्टेक्स को हटा दिया, मिड ब्रेन है, फंक्शनल है। ठीक है, तो रेड न्यूक्लियस तक फंक्शनल है हमारा सब। ठीक है, तो तब क्या होगा, अब रेड न्यूक्लियस तक अगर फंक्शनल है तो ये चीज सेम रहेगी, कॉर्टेक्स का इनहिबिशन गया है, कॉर्टेक्स जो कि इस इनहिबिटरी एरिया को इंक्रीज कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, तो अगेन ये जो कंडीशन है सेम टू सेम, एक्सटेंसर्स वही हाइपर एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम डीकॉर्टिकेट, क्योंकि हमने कॉर्टेक्स को रिमूव किया है, तो डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। अब डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी में हमारा क्या होगा, पहली बात एक्सटेंसर्स हाइपर एक्टिव रहेंगे सेम रीजन से, सेम वही सब हो रहा है बिल्कुल सेम। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये हो गया हाइपर एक्टिव एक्सटेंसर्स। अब साथ में हुआ क्या, रेड न्यूक्लियस बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो कि रोल प्लेयर है। अब सिर्फ रेड न्यूक्लियस की कहानी जान लो आप। रेड न्यूक्लियस क्या करता है, हमारी थोरैसिक लेवल तक फ्लैक्सस मसल्स को एक्टिवेट रखता है। अब फ्लैक्सस मसल भी एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं, क्योंकि हमें जब बैलेंस करना होता है तो हमें लेग की एक्सटेंसर्स चाहिए और अपर आर्म की फ्लैक्सस चाहिए। ठीक है, एनिमल्स में बैलेंस करने के वही काम आती थी। तो रेड न्यूक्लियस भी वही पोस्चर मेंटेनिंग ऑर्गन है। तो रेड न्यूक्लियस यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो रेड न्यूक्लियस क्या करेगा, र्यूब्रोस्पाइनल, और यहाँ पे कॉर्टेक्स कट हो गया है, तो कौन सा फाइबर कट हुआ है, ये वाला कट हुआ है। ठीक है, तो र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक अब भी है जो कि क्या करेगा, फ्लैक्सस को स्टिमुलेट रखेगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ फ्लैक्सर मसल्स। तो अलोंग विद हाइपर एक्टिव एक्सटेंसर्स हमारे साथ में क्या होगा, फ्लैक्सस, अपर आर्म फ्लैक्सस, अपर आर्म तक थोरैसिक लेवल तक इंक्रीज्ड फ्लैक्सस ऑल्सो। फाइन, इसे बोलेंगे डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। अब पेशेंट कैसे बिहेव करेगा, पेशेंट बिहेव करेगा लेवल
ऑब्वियसली अबो मिड ब्रेन, अबो मिड ब्रेन, ठीक है। पैस कैसे प्रेजेंट किया, अपर आर्म, अपर आर्म फ्लैक्स्ड, ठीक है, फ्लैक्स्ड होंगे, सी शेप होंगे, सी शेप, रेस्ट ऑन चेस्ट, रेस्ट ऑन चेस्ट, ये आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे फ्लैक्स होंगे, ठीक है, रिस्ट फ्लैक्स होगी, एल्बो फ्लैक्स होगा एंड दे विल रेस्ट ऑन चेस्ट, सी शेप, ठीक है, इसीलिए आप याद रख सकते हैं सी शेप, ऐसी प्रेजेंटेशन होगी। बट नीचे लोअर लिम्ब अगर आप देखें तो वही एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, साथ में एडप्टेड रहेगा, जो पैर होंगे वो एडप्टेड होंगे, अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। तो एडप्टेड, ठीक है, और एक्सटेंडेड, अगेन एक्सटेंडेड, एक्सटेंसर्स ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में हाइपर एक्सटेंशन होगी। तो समझ आया, डिकोर्टिकेट रिजिडिटी में हाइपर एक्सटेंशन एट लोअर लिम्ब एंड फ्लैक्शन एट अपर लिम्ब, ओके। एंड हेड एंड नेक भी फ्लैक्स भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, हेड एंड नेक, फ्लैक्स्ड नेक, ठीक है, ये कभी कभी नॉर्मल भी हो सकता है और फ्लैक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ आया, बेसिकली डिकोर्टिकेट रिजिडिटी जो ये वाली है, ये वाली, इसमें रेड न्यूक्लियस बचा होता है, इसीलिए फ्लैक्सेस भी होते हैं, फ्लैक्शन होता है अपर लिम्ब तक, ओके, थोरेसिक लेवल तक फ्लैक्शन होगा क्योंकि रेड न्यूक्लियस बचा हुआ है। अगर रेड न्यूक्लियस को कट कर देते हैं तो सिर्फ एक्सटेंशन होगा हर जगह पे, ठीक है। तो डी सेरिब्रेट में हमेशा एक्सटेंशन होता है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, एंड डी कोर्टिकेट बिकॉज ऑफ रेड न्यूक्लियस फ्लैक्शन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो just summarizing all the video, decerebrate the transaction at mid collicular level, head and neck extension present, upper limb extension present, and lower limb extension present, okay. Decorticate rigidity, the transaction is above midbrain, okay, flexion present at neck and upper arm, okay, C shaped, the arms rested on chest, adducted knee and extensor of lower limb. Okay, so this is all about decorticate and decerebrate rigidity. If you have any query, you can ask me. Thank you so much for watching.